एपिसोड 81। 27 साल का बुढ़ा या एक्स बॉयफ्रेंड। रिव्यांश चुपचाप आयरा को देख रहा था। आयरा ने कुछ पल उसकी आंखों में देखा और फिर अगले ही पल अपनी होंठ उसके होंठों पर रख दिए। आयरा के सॉफ्ट होंठों का एहसास पाकर रिव्यांश की आंखें अपने आप बंद हो गई। लेकिन तभी अचानक आयरा के फ़ोन रिंग की आवाज़ उन दोनों के कानों में पड़ी, जिसकी आवाज़ सुनकर आयरा ने आंखें खोल रिव्यांश के चेहरे को देखा और उसकी नज़रें अपने फ़ोन पर देखकर उसके फेस पर डेविल स्माइल आ गई। कुछ सोचते हुए उसने रिव्यांश के होंठों को छोड़ा और अपना हाथ आगे बढ़ा फ़ोन को हाथ में ले लिया। रिव्यांश ने उसके चेहरे को देखा। आयरा ने रिव्यांश को देखते हुए कॉल पिक किया और फ़ोन को स्पीकर पर डाल दिया। कॉल पिक होते हुए दूसरी तरफ से किसी लड़के की डेस्परेट आवाज़ आई। हेलो आयरा, तुम कहाँ हो? मुझे अभी इसी वक्त तुमसे मिलना है। क्या तुम अभी मुझसे मिलने आ सकती हो? या फिर तुम अपना एड्रेस सेंड कर दो, मैं तुमसे मिलने आ जाऊंगा। ये आवाज़ हर्ष की थी और आयरा ने पहले उसका नंबर स्वीटहार्ट नाम से सेव किया हुआ था और वो नंबर अभी भी उसी नाम से सेव था। हर्ष की आवाज़ सुनकर रिव्यांश ने कस के उसकी कमर को प्रेस किया, जिससे आयरा के मुंह से एकदम से सिसकी निकल गई। उसने घूर कर रिव्यांश को देखा, जो उसे ही घूर रहा था। तभी दूसरी तरफ से हर्ष की आवाज़ आई। आयरा, ये आवाज़ कैसी है? आयरा ने अपने मूंस को कंट्रोल करते हुए कहा, कुछ भी नहीं, मुमताज़ होटल में मिलते हैं शाम 6 बजे, बोलकर उसने कॉल कट कर दिया। उसने घूर कर रिव्यांश को देखा और गुस्से से बोली, जब आपको पता था मैं कॉल पर हूं तो जानबूझकर। तभी रिव्यांश उसकी बात बीच में काटते हुए बोला, कौन है वो लड़का और तुमने उसका नाम उस वाहियात नाम से क्यों सेव किया हुआ है? इस नंबर को अभी इसी वक्त ब्लॉक करो। ये कहते हुए वो उससे 2 कदम दूर हो गया। आयरा ने एक गहरी सांस भरी। हर्ष का कॉल आने के बाद उसका पूरा मूड खराब हो गया था। उसे हर्ष से हद से ज्यादा नफरत थी। उसकी आवाज़ उसे ऐसी लगती है जैसे कोई बेसुरा चिल्ला रहा हो। आयरा सोफे से नीचे उतरी और अपने कपड़े सही करते हुए बोरियत से बोली, मेरा एक्स बॉयफ्रेंड। ये सुनते ही रिव्यांश ने कस के अपने हाथों की मुट्ठियां बंद कर ली। उसे अजीब सी बेचैनी होने लगी। आयरा अपने एक्स बॉयफ्रेंड से मिलने होटल जा रही है, ये सोच सोचकर ही रिव्यांश अंदर से इनसिक्योर होने लगा। वो धीमी सी आवाज़ में बोला, तुम उससे मिलने क्यों जा रही हो? आई थिंक तुम्हें उससे मिलने नहीं जाना चाहिए। आयरा ने अपने शर्ट के बटन लगाते हुए कहा, क्यों, आपको क्या प्रॉब्लम है? नाम के ज़बरदस्ती के हस्बैंड हो, वही बनकर रहो तो अच्छा होगा। मुझ पर ज़्यादा हुक्म चलाने की ज़रूरत नहीं है। ये कहते हुए उसने रिव्यांश को देखा। रिव्यांश उसके पास आया और उसके बालों को आगे कर उसके ब्रा के हुक को बंद करते हुए बोला, तुम मेरी हो और तुम पर सिर्फ मेरा हक है। अगर मैंने अपना हक लेने पर आया तो तुम मेरी कैदी बन जाओगी। आयरा ने सर टेढ़ा कर उसे देखा और तिरछी स्माइल के साथ बोली, ओह रियली? रिव्यांश सर्द आवाज में बोला, तुम उससे मिलने नहीं जाओगी। अगर तुम जाओगी तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। ये कहते हुए उसने हुक लगा दिया और अपनी शर्ट उठाकर पहनने लगा। आयरा उसकी तरफ पलटी और उसके दोनों गालों को पकड़ खींचते हुए बोली, ओले, मेला जबरदस्ती का पति मेरे साथ जाना चाहत है, बट मुझे आपको अपने साथ नहीं लेकर जाना, इसलिए आप यहीं अच्छे बॉय की तरह यही रहो। बोलते हुए वो रिव्यांश को किसी बेबी की तरह ट्रीट कर रही थी। रिव्यांश ने उसके दोनों हाथ उसके गाल से हटाए और उसकी कलाई पकड़ अपने करीब करके बोला, स्टॉप ट्रीटिंग मी लाइक अ बेबी एंजल। अगर मैंने चाहा तो तुम्हें अपने बेबी की माँ बना सकता हूँ। आयरा उससे अपनी कलाई छुड़वाने की कोशिश करते हुए गुस्से से बोली, मुझे नहीं बनना आपके बच्चे की माँ। आपके अंदर इतनी कैपेसिटी भी नहीं है कि मुझे प्रेग्नेंट कर सको। आपकी उम्र हो गई है, 27 साल के बुढ़े हो गए हो। ये सुनते ही रिव्यांश ने कस के अपने जबड़े भींच लिए। वो गुस्से से बोला, एंजल, मुझे बूढ़ा बोलना बंद कर दो। आई एम नॉट ओल्ड। आयरा तुरंत बोली, मुझसे 8 साल बड़े हो तो ऑफकोर्स मेरे लिए तो बुढ़े ही हुए ना। ये कहते हुए उसने झटके से अपना हाथ छुड़वाया और अपनी पैंट उठाकर पहनने लगी। रिव्यांश ने 1-2 लंबी सांस भरी और आयरा की तरफ देखकर बोला, मैं जा रहा हूँ, तुम्हें 6 बजे पिक करने आ जाऊंगा। बोलकर वो गुस्से से वहां से जाने लगा, लेकिन तभी आयरा तिरछी स्माइल के साथ बोली, मुझे पिक करने की जहमत मत उठाना। अगर अपना टाइम वेस्ट करना है तो कर सकते हो, मुझे अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाना है और हो सकता है मैं रात को भी ना आ पाऊं। ये सुनते ही रिव्यांश के कदम रुक गए। उसने सर घुमा आयरा को देखा और बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, अगर वो लड़का तुम्हारे जरा सा भी करीब आया, और आई प्रॉमिस कल सुबह का सूरज उसे देखना नसीब नहीं होगा। तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, लेकिन उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये कहते हुए उसके चेहरे पर अलग ही जुनून नजर आ रहा था, जिसे देखकर आयरा के फेस पर शैतानी स्माइल आ गई। रिव्यांश के ऊपर अपना जुनून इस कदर देखकर आयरा को अलग ही सेटिस्फैक्शन मिल रहा था। वो चाहती थी कि रिव्यांश ओबेराय उसके पीछे पूरी तरह से पागल हो जाए। आयरा ने अपना शर्ट पहना और रिव्यांश के करीब आते हुए बोली,
जिसे मैं पसंद करूं उसे कोई हाथ भी नहीं लगा सकता है, मारना तो बहुत दूर की बात है। ये कहते हुए उसने रिव्यांश का हाथ पकड़ लिया और सीधा केबिन से बाहर निकल गई। वो रिव्यांश का हाथ पकड़े चल रही थी। रिव्यांश उसके बगल में चल रहा था। वो कभी अपने हाथ को देख रहा था तो कभी आयरा के चेहरे को। वो दोनों साथ में ग्राउंड फ्लोर पर आए। सारे एम्प्लॉय ने जैसे ही अपनी डेविल बॉस को रिव्यांश ओबेरॉय का हाथ पकड़े देखा तो सब शॉक्ड होकर उन्हें देखने लगे। शीला जो वहीं कंप्यूटर के सामने बैठी अपना काम कर रही थी, उसकी नज़रें सामने से आते रिव्यांश और आयरा पर पड़ी। दोनों साथ में बेहद खूबसूरत लग रहे थे, बिल्कुल एक परफेक्ट कपल। शीला की आंखों में उन दोनों को देखते हुए जलन नजर आने लगी। उसने कस के अपने हाथों की मुट्ठियां बंद कर ली, लेकिन फेस एक्सप्रेशन एकदम नॉर्मल रखे हुए थे। उसने एक गहरी सांस भरी और अपनी जलन को कंट्रोल मुस्कुराने लगी। वो उठी और रिव्यांश और आयरा के सामने आकर खड़ी हो गई, जिससे उन दोनों के कदम रुक गए। आयरा ने अपनी एक भौं ऊपर उठा सर्द नजरों से शीला को देखा। आयरा की नजरों को देखकर एक पल के लिए शीला डर गई, लेकिन फिर वो अपने डर को कंट्रोल करके जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बोली, मैम, रिव्यांश सर पहली बार हमारी कंपनी में आए हैं और आपने उन्हें कॉफ़ी का भी नहीं पूछा। शायद आप भूल गई होंगी, लेकिन कोई बात नहीं, आपके एम्प्लॉयज़ हैं ना गेस्ट्स को पूछने के लिए। बोलकर उसने अपनी आंखों में अजीब से इमोशन लिए रिव्यांश को देखा और मुस्कुराते हुए बोली, हेलो सर, आप कॉफ़ी लेंगे या वाइन? ये कहते हुए उसकी नज़रें रिव्यांश के चेहरे पर टिकी थी। वो रिव्यांश के हर एक फेशियल फीचर्स को बहुत अच्छे से नोटिस कर रही थी। आयरा बहुत गौर से शीला को देख रही थी। उसकी आंखों में रिव्यांश को लेकर फीलिंग्स देखकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसका मन कर रहा था कि वो अभी इस लड़की को जान से मार दे। एपिसोड 62। महेश जी का नितेश जी को थप्पड़ मारना। दोस्ती खत्म। महेश जी कलिका को खींचते हुए लिविंग हॉल में लेकर आए और जोर से चिल्लाए, नितेश, नितेश गोयनका बाहर निकल। देख, मैं तेरे लिए तेरी लवर को लेकर आया हूं। ये कहते हुए उन्होंने झटके से कलिका का हाथ छोड़ दिया। अगली ही पल कलिका मुंह के बल फर्श पर जा गिरी। आह! गिरते ही उसके मुंह से दर्द भरी चीख निकल गई। वो सर झुकाए बुरी तरह रो रही थी। आज से पहले इतनी बेइज्जती उसकी कभी नहीं हुई थी। महेश जी की आवाज सुनकर सब अपने कमरे से बाहर आ गए। दादा, दादी, कशिश, आशीष और नितेश जी, सबकी नजरें नीचे पड़ी कलिका पर पड़ी और फिर महेश जी पर। कशिश का चेहरा डर से एकदम से पीला पड़ गया। वो सहमी हुई नजरों से कभी महेश जी को देख रही थी तो कभी कलिका को। नितेश जी को देखते ही महेश जी सीधे उनकी तरफ बढ़े और एकदम से उनका कॉलर पकड़ लिया। वो गुस्से से बोले, दोस्त होकर मेरी बीवी के साथ सोते हुए तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आई? अगर यही हरकत मैंने और भाभी ने की होती तो क्या तू बर्दाश्त कर लेता? तुम दोस्त नहीं, सबसे बड़े दुश्मन निकले, जो मेरे ही घर को बर्बाद कर रहा था। जब दोनों इतने ही एक दूसरे के लिए मरे जा रहे थे तो शादी कर लेते। यूं रांडी रंडवे जैसी हरकतें करने की क्या जरूरत थी? इतना बोलकर उन्होंने झटके से उनका कॉलर छोड़ा। नितेश जी के कदम लड़खड़ा गए। वो 2 कदम पीछे हट हैरानी से महेश जी को देखने लगे। उन्हें खुद की तरफ इस तरह देखता देख महेश जी ने एक जोर का पंच उनके मुंह पर जड़ते हुए कहा, बेशर्म इंसान, अब क्या मेरे साथ सोने का इरादा है? बेशर्मी की भी हद होती है। घटिया हरकतें करके नजरें मिलाना तो कोई तुम दोनों रांडी रांडवे से सीखे। नितेश जी का सर एक तरफ झुक गया। उनके होठों के किनारों से हल्का सा खून निकल आया था। दादा दादी का चेहरा शर्म से झुक गया। आशीष चुपचाप बिना किसी एक्सप्रेशन के महेश जी को देख रहा था। उसके चेहरे पर अलग ही सैटिस्फैक्शन नजर आ रहा था, जैसे महेश जी के मूव्स पर उसे हैरानी नहीं, खुशी हुई हो। नितेश जी ने अपने अंगूठे से खून साफ किया और महेश जी की तरफ देखकर गुस्से से बोले, महेश, तुम हमारे दोस्त हो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपनी लिमिट्स पार करोगे। तभी महेश जी उनकी बात बीच में काटते हुए गुस्से से बोले, लिमिट्स? कौन सी लिमिट्स की बात कर रहे हो तुम? और कौन दोस्त? क्या दोस्त ऐसे होते हैं, तुम्हारे जैसे, जिसे मेरी बीवी के साथ सोते हुए जरा सी भी शर्म नहीं आई? तुम्हारे जैसे दोस्त होने से अच्छा तो भगवान दुश्मन ही दे दे। ये कहते हुए वो गुस्से से नितेश जी को देख रहे थे। उनकी बात सुनकर नितेश जी ने गुस्से से कलिका को देखा और फिर महेश जी की तरफ देखकर बोले, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। कलिका खुद मेरे पास आई थी। उसने मुझे सिड्यूस किया था। ये बार बार मेरे करीब आती थी। अब मैं भी मर्द था, तब तक खुद को रोक सकता था। तुम्हें जो भी कहना है कलिका से कहो, क्योंकि इसमें सिर्फ इसी की गलती है। मैंने कुछ नहीं किया। उनका जवाब सुनकर महेश जी कुछ पल रुककर बोले, वाह, कितनी आसानी से अपनी गलती का ब्लेम दूसरों के सर पर डालते हैं। ये तो कोई तुमसे सीखे।
इसने तुम्हें सेड्यूस किया तो तुम मेरे पास आ सकते थे, मुझे बोल सकते थे, लेकिन तुम्हें भी तो फकिंग गेम खेलना था, बेड पे एंजॉय करना था। और ये चुदक्कड़ औरत, इसे भी तेरे जैसा ही मर्द चाहिए था, जो हमेशा हर वक्त इसे सेटिस्फाई करता रहे। आज से इसे तू ही अपने पास रख। तुम दोनों से अब से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। ये सुनते ही नितेश जी ने गिल्ट भरी नजरों से महेश जी को देखा और अगले ही पल उनका हाथ पकड़ते हुए बोले, महेश, एक बार मेरी बात तो सुनो। तुम ऐसे ही हमारी 40 साल की दोस्ती नहीं तोड़ सकते हो। तुम मेरे दोस्त थे, दोस्त हो और हमेशा दोस्त रहोगे। यार, तुम मेरे जिगर के टुकड़े हो। महेश जी ने गुस्से से अपना हाथ छुड़वा उनकी तरफ उंगली पॉइंट करके कहा, और इस जिगर के टुकड़े को तूने आज सच में टुकड़ों में तोड़ दिया। तुम कभी मेरे दोस्त नहीं थे, तुम सिर्फ धोखा थे, जो आज मेरी आंखों के सामने आ गया। जिस किसी ने भी तुम दोनों का वीडियो वायरल किया है, मैं उसका बहुत बड़ा एहसानमंद हूं। आज उसकी वजह से मुझे सब सच पता चल पाया है, वरना मैं तो तुम जैसे खून चूसने वाली जूं को अपना मानता था। उनकी बात सुनकर नितेश जी की आंखों में पानी आ गया। साथ में उन्हें कलिका पर बहुत तेज गुस्सा आ रहा था, क्योंकि आज उसी की वजह से उनकी और नितेश जी की बचपन की दोस्ती टूटने के कगार पर आ गई थी। नितेश जी जैसा ईगो वाला आदमी कभी अपनी गलती मान ही नहीं सकता था। अभी भी वो सारी गलती सिर्फ कलिका की मान रहे थे। महेश जी ने एक नज़र सबको देखा और फिर उनकी नज़रें दादाजी पर आकर ठहरी। दादाजी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अपने दोनों हाथ जोड़कर सर झुकाते हुए कहा, हमें माफ कर दो बेटा, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। प्लीज तुम अपनी बीवी को अपने साथ ले जाओ। हमारा घर पहले ही बर्बाद होने की कगार पर है। हमारी बेवकूफ़ी की वजह से हमारी पोती हमसे नफरत करती है और बहू घर छोड़कर चली गई है। हम अपनी प्रॉब्लम से लड़ने की कंडीशन में नहीं है। इस कलिका को हम अपने घर में नहीं देख पाएंगे। उम्र के इस पड़ाव में आकर हम किसी को मारना नहीं चाहते हैं। तुम इस औरत को यहाँ से ले जाओ, वरना ये पाप हमसे हो जाएगा। ये कहते हुए वो नफरत से कलिका को देखने लगे। एपिसोड 63। उनकी बात सुनकर महेश जी गुस्से से बोली, वाह अंकल, आपको सिर्फ अपना दुख दिखाई दे रहा है और आपके बेटे की वजह से मेरे साथ जो हुआ है उसका क्या। ये औरत अब से मेरे साथ नहीं रहेगी। आप चाहें इसे मारो, घर से निकालो, या फिर आपका बेटा इसे अपनी रखेल बनाकर रखे, मुझे किसी भी चीज़ से अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये औरत और नितेश दोनों आज से मेरे लिए मर चुके हैं। मैंने अभी इसी वक्त इनसे जुड़े रिश्ते का अंतिम संस्कार कर दिया है। आज नहीं तो कल ये दोनों नर्क में जाकर अपने कर्मों का फल जरूर पाएंगे। ये कहते हुए उन्होंने एक नज़र नफरत से नितेश जी को देखा, जिनकी आंखों से आंसू बहते हुए गालों पर लुढ़क आए थे। महेश जी को उनके आंसुओं से रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वो गुस्से से कशिश के पास आए और उसके बालों को पकड़ एक जोर का थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया। कशिश के मुंह से जोरदार चीख निकल गई। उसका सर एक तरफ झुक गया। महेश जी ने उसके बालों को पकड़ा हुआ था, वरना वो सीधी नीचे जा गिरती। महेश जी के इस एक्शन से सब शॉक्ड होकर उन्हें देखने लगे। किसी ने भी ये उम्मीद बिल्कुल नहीं की थी कि महेश जी कशिश को इस तरह थप्पड़ मार देंगे। वो उनकी जवान बेटी थी और कोई भी बाप इस तरह जवान बेटी पर हाथ नहीं उठाता है। नितेश जी जोर से चिल्लाए, महेश। महेश जी ने सर टेढ़ा कर उन्हें देखा और अपनी एक उंगली होठों पर रख उन्हें चुप होने का इशारा करते हुए बोले, चुप, एकदम चुप। ये मेरी बेटी है, तेरी रंडी नहीं जो तुझे इतनी मिर्ची लग रही है। ये सुनते ही नितेश जी एकदम से चुप हो गए। उन्होंने कस के अपने हाथों की मुट्ठियां बंद कर ली। महेश जी ने कशिश को देखा और गुस्से से बोले, इतना सब होने के बाद भी तुम इस घर में रुकी हुई हो? थोड़ी बहुत शर्म लिहाज है? या अपनी माँ की तरह उसे भी बेच दिया है? पूरी दुनिया को सच पता चल गया है तो ऑफकोर्स तुम्हें भी सब पता लग गया होगा। और उसके बाद भी बेवकूफ़ों की तरह इस घर में रुककर तुम क्या साबित करना चाहती हो कि तुम सच में इस नितेश गोइंका की बेटी हो? ये सुनते ही कलिका और नितेश जी का चेहरा एकदम से पीला पड़ गया। वो अपनी जगह फ्रीज हो गए। दोनों ही मन पैनिक करने लगे। कशिश ने रंग उड़े चेहरे
के साथ महेश जी को देखा और रोते हुए बोली, डैडी आप क्या बोल रहे हैं, मैं आपकी ही बेटी हूँ। नितेश अंकल और मॉम के बारे में मुझे कुछ देर पहले ही पता चला था। तो फिर घर क्यों नहीं आई? क्या तुम अभी भी इस मैंशन में रहना चाहती हो? आगे से अगर तुम मुझे कभी भी इस घर के आसपास भी दिखी तो तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा। मेरी बेटी हो तो कभी इस घर में नहीं आओगी, और अब इस घटिया इंसान को तुम्हें अंकल कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। महेश जी ने गुस्से से चीखते हुए कहा। उनकी तेज आवाज़ सुनकर सब एक पल के लिए कांप उठे। कशिश का रोना और भी तेज हो गया, जिसे सुनकर आशीष जल्दी से उसके पास आया और महेश जी की तरफ देखकर बोला, अंकल आप कशिश को क्यों डांट रहे हैं? उसकी क्या गलती है? ये सुनते ही महेश जी ने उसकी तरफ देखा और हंसते हुए बोले, जिसे कभी अपने बाप की गलती नजर नहीं आई, सामने खड़ी अपनी बहन नजर नहीं आई, वो मुझे बता रहा है कि किस में किसकी गलती है या नहीं। तुम अपने काम से काम रखो तो अच्छा होगा, वरना केस लगाकर इतना लंबा जेल के अंदर डालूंगा कि बुढ़ापे तक बाहर नहीं आ पाओगे। बोलकर उन्होंने कशिश का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए वहां से ले जाने लगे। आशीष का चेहरा शर्म से लाल हो गया, उसके मुंह से आगे कुछ निकला ही नहीं। महेश जी को जाते देख कलिका ने जल्दी से आगे बढ़कर उनके पैर पकड़ लिए। वो रोते हुए बोली, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाइए, मैं कहाँ रहूंगी? मेरे तो माँ पापा भी नहीं है और भाई तो पहले से ही मुझे घर नहीं बुलाते हैं। आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी, प्लीज माफ कर दीजिए। ये कहते हुए वो फफक कर रोने लगी। इस वक्त उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा था। उसके रहने का कोई ठिकाना नहीं था। उसे ये बात बहुत अच्छे से पता था कि दादा दादी आशीष उसे गोइंका मैंशन में नहीं रहने देंगे। महेश जी ने सर घुमा उसे देखा और झटके से अपने पैरों को छुड़वाते हुए बोले, हट घटिया औरत, अब मुझे तुझसे कोई मतलब नहीं है। तुम्हारे रंडवे के पास बहुत पैसे हैं, उससे भीख मांग लेना, वो तुम्हें रहने के लिए जगह दे देगा। बोलकर वो गुस्से से वहां से निकल गए। कलिका रोते हुए उन्हें जाते देखती रह गई। महेश जी ने उसकी तरफ एक बार भी नहीं देखा था। उनके जाने के बाद नितेश जी कलिका के पास आए और बिना सोचे समझे एक खींच के थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया। कलिका का चेहरा एक तरफ झुक गया, उसके गाल बुरी तरह सूज गए थे और हालत भी बहुत खराब हो गई थी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। एपिसोड 64। आयरा से तुम बिल्कुल भी प्यार नहीं करते हो, फिर और कौन बेटी है तुम्हारी? जी ने गुस्से से कलिका का जबड़ा पकड़ते हुए उसका चेहरा अपनी तरफ किया और उसकी आंखों में देखकर बोले, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। अगर तुम मेरे पास नहीं आती तो आज ये सब नहीं होता। तुम्हारी वजह से मेरी बीवी मुझे छोड़कर चली गई, मेरा दोस्त मुझसे नफरत करने लगा और अब वो मेरी बेटी। ये कहते कहते वो चुप हो गए। अचानक ही उन्हें रियलाइज हुआ कि वो गुस्से में क्या बोलने वाले थे। उन्होंने दादा दादी और आशीष की तरफ देखा, जो सवालिया नजरों से उन्हें ही देख रहे थे। दादी गुस्से से बोली, बीच में क्यों रुक गए? क्या बोलने वाले थे? किस बेटी की बात कर रहे हो? आयरा से तुम बिल्कुल भी प्यार नहीं करते हो, फिर और कौन बेटी है तुम्हारी?
उनके सवाल सुनकर नितेश जी कुछ पल सोचकर अपनी बात को संभालते हुए बोले, माँ, कशिश मेरी बेटी जैसी ही है। तभी आशीष बीच में बोला, आप तो अपनी बेटी से प्यार करते ही नहीं हैं, फिर कशिश आपकी बेटी जैसी कैसे हुई? आप कशिश से तो बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और आयरा का आपको नाम तक सुनना पसंद नहीं। मुझे लगता है आप लोग फिर से कुछ छुपा रहे हैं। पता नहीं और कितने झूठ बोले होंगे। मुझे आज सबसे ज़्यादा आपसे नफरत हो रही है। खुद से घिन आ रही है कि मैं आपका बेटा हूँ। बोलकर वो गुस्से से वहाँ से चला गया। दादाजी अपनी कड़क आवाज़ में बोले, हमें ये औरत हमारे घर में नहीं दिखनी चाहिए, वरना हम तुम्हें और इसे दोनों को उठाकर बाहर फेंक देंगे। बोलकर उन्होंने दादी का हाथ पकड़ा और उन्हें लेकर वापस रूम में चले गए। उनके जाते ही नितेश जी ने गुस्से से कलिका की तरफ देखा, जो सहमी हुई नज़रों से उन्हें ही देख रही थी। इस वक्त कलिका को ऐसा लग रहा था कि ये दिन उसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन है। उसे उस इंसान पर बहुत तेज गुस्सा आ रहा था जिसने उसका और नितेश जी का वीडियो वायरल किया था। बस एक बार वो इंसान मिल जाए। कलिका के मन में बार बार उस इंसान का ही थॉट आ रहा था। तभी उसके कानों में नितेश जी की आवाज़ पड़ी, तुम्हारी वजह से मेरी फैमिली बिखर गई है। तुमने मेरी फैमिली को बर्बाद कर दिया है। अब सब मुझसे नफरत करने लगे हैं। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मेरे मना करने के बाद भी तुम ही बार बार मेरे सामने आती थी, मुझे सिड्यूस करती थी। आज तुम्हारे इस बदन की सारी गर्मी मिटा दूंगा, ताकि तुम फिर कभी किसी के सामने अपने इस बदन का शो ऑफ ना कर सको, उसे अपने जाल में ना फंसा सको। इसी के साथ उन्होंने कलिका का हाथ पकड़ा और उसे अपने कंधों पर उठाकर मैंशन से बाहर निकल गए। उनकी बात सुनकर कलिका का चेहरा एकदम से पीला पड़ गया। वो डर से बुरी तरह रोने लगी। खौफ उसकी आंखों में साफ नजर आ रहा था। इधर दूसरी तरफ महेश्वरी मैंशन में हर्ष इस वक्त महेश्वरी मैंशन के बाहर खड़ा एक टक बंद गेट को देख रहा था। वो कब से यहाँ खड़ा था लेकिन कोई गेट नहीं खोल रहा था। जो गार्ड्स उसकी एक आवाज़ पर उसका ऑर्डर फॉलो करते थे, वो आज उसके चीखने पर भी डोर ओपन नहीं कर रहे थे। तकरीबन 10 मिनट बाद डोर ओपन हुआ, जिसकी आवाज़ सुनकर हर्ष ने तुरंत सामने देखा, जहां हर्षवर्धन जी खड़े उसे ही देख रहे थे। डैड, हर्ष धीमी सी आवाज़ में बोला। हर्षवर्धन जी अपने दोनों हाथ पैंट की पॉकेट में डाले खड़े बिना किसी एक्सप्रेशन के उसे देख रहे थे। वो हर्ष को देखकर बोले, बहुत जल्दी याद आ गई घर की, उतर गया प्यार का भूत? ये सुनते ही हर्ष का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसकी पलकें अपने आप झुक गईं। वो धीमी सी आवाज़ में बोला, आई एम सॉरी डैड, अब मुझे समझ आ गया, गलती हो गई, प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। मैं कभी कशिश के पास नहीं जाऊंगा। मैं आयरा से शादी करने के लिए रेडी हूँ। आप चाहें तो मेरी कल ही उसके साथ इंगेजमेंट करवा सकते हैं। ये सुनते ही हर्षवर्धन जी ने एकदम से उसकी तरफ देखा। वो कुछ पल रुक कर बोले, आर यू श्योर? अब तुम कभी उस घटिया औरत की बेटी के पास नहीं जाओगे? फिर कभी आयरा को हर्ट नहीं करोगे? वो तुम्हें पसंद करती है। अगर वक्त रहते तुम उसकी पसंद को समझ जाते तो शायद अब तक तुम्हारी और आयरा की शादी हो चुकी होती। ये सुनते ही हर्ष की आंखों के सामने आयरा का खूबसूरत चेहरा घूमने लगा। जब से वो होश में आई है तब से वो और भी ज्यादा खूबसूरत हो गई है। उसका ड्रेसिंग सेंस, सब कुछ बदल गया था। हर्ष कुछ पल रुककर बोला, आई नो डैड, बट आयरा अभी सिर्फ 17 साल की ही है। अभी तो उसे 18 साल के होने में भी 2 दिन बाकी है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। एपिसोड 85। आयरा के हाथ में उसकी फेवरेट गन थी जिसे उसने खुद डिज़ाइन किया था। तुम तुम यहाँ कैसे? आह! और तुमने मुझे गोली मारी। आह! कलिका दर्द में बड़ी मुश्किल से इतना ही बोल पाई। उसके पैर में गोली लगी थी और वहां से बेतहाशा खून निकले जा रहा था। आयरा और विहान ने एक नज़र कलिका को देखा और फिर अंशिका जी को, जिनका चेहरा पीला पड़ा हुआ था। अंशिका जी की ऐसी हालत देखकर आयरा के दिल में एक टीस सी उठी। उसकी आंखों में हल्का सा पानी आ गया और साथ में कलिका पर बहुत तेज गुस्सा आने लगा। आयरा और विहान अंदर आए। आयरा ने गन को कमर के पीछे रखा और फिर अंशिका जी के हाथ पैरों को खोलने लगी। वहीं विहान ने कलिका के बालों को कस के बड़ी बेरहमी से अपनी मुट्ठियों में जकड़ते हुए कहा, घटिया औरत, तुम इतना गिर जाओगी ये हमने कभी नहीं सोचा था। मामी के साथ ये सब करके तुमने अच्छा नहीं किया। इसकी कीमत तो तुम्हें चुकानी पड़ेगी। ये कहते हुए विहान ने एक जोर का थप्पड़ कलिका के गोरे गालों पर जड़ दिया। कलिका के मुंह से चीख निकल गई। उसका चेहरा एक तरफ झुक गया। आयरा ने अंशिका जी के माथे को टच किया
उनका सर भट्टी की तरह तप रहा था। उसने तुरंत विहान की तरफ देखा और कहा, विहान, पहले मॉम को हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। तुम मॉम को लेकर जाओ, इस रंडी को मैं देखती हूँ। विहान ने अपना सर हिला दिया। उसने झटके से कलिका के बालों को छोड़ा और अंशिका जी के पास आकर उन्हें अपनी गोद में उठा वहां से बाहर चला गया। अंशिका जी दुबली पतली सी थी, इसलिए विहान ने आसानी से उन्हें अपनी गोद में उठा लिया। विहान जैसे ही बाहर आया तभी उसकी नज़रें अपने सामने खड़े लोगों पर पड़ी। दादा, दादी, नितेश जी, आशीष और कशिश पांचों अपनी गाड़ियों से बाहर निकल रहे थे। तभी नितेश जी की नज़रें विहान पर पड़ी और फिर उसकी गोद में मौजूद अंशिका जी पर। अंशिका जी की हालत देखकर एक पल के लिए वो एकदम से हैरान रह गए, लेकिन अगले ही पल उनकी हैरानी परेशानी में बदल गई। वो जल्दी से विहान के पास आए और अंशिका जी के चेहरे को देखकर परेशानी से बोले, क्या हुआ है अंशिका को, और इसकी ऐसी हालत किसने की है? हम छोड़ेंगे नहीं उसे। ये कहते हुए उनका चेहरा गुस्से से कांप रहा था। विहान ने उनके सवालों को इग्नोर किया और साइड से निकलते हुए अपनी कार की तरफ जाने लगा। विहान के इस तरह इग्नोर करने पर नितेश जी गुस्से से बोले, विहान, हमने कुछ पूछा है, जवाब चाहिए मुझे। नितेश जी के चिल्लाने का विहान पर रत्ती भर असर नहीं हुआ। उसने कुछ नहीं कहा और अंशिका जी को ले जाकर अपनी कार की बैक सीट पर बैठा दिया। विहान के इस तरह इग्नोर करने पर नितेश जी को बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। आशीष, दादा, दादी सबकी आंखें आंसुओं से भीग गईं। अंशिका जी की हालत देखकर उनकी पलकें अपने आप भीग गईं, लेकिन तभी अचानक उन सबके कानों में कलिका के जोर से चिल्लाने की आवाजें पड़ी। आह! छोड़ दो मुझे! आह! मॉम! अंदर से आ रही चीखें सुनकर कशिश तेज आवाज में बोली। उसने सबकी तरफ देखा और घबराहट से बोली, ये आवाज़ तो मॉम की है। वो ठीक तो होगी ना? कहीं किडनैपर ने उन्हें भी किडनैप न कर लिया हो। मुझे बहुत टेंशन हो रही है। ये सब कहते हुए वो अंदर की तरफ भागी और उसी के साथ बाकी सब भी। नितेश जी विहान के साथ जाना चाहते थे। उन्हें अंशिका जी की बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही थी, लेकिन अंदर से आ रही अपनी मिस्ट्रेस की आवाज़ों को वो इग्नोर न कर सके और तेज़ी से कशिश के पीछे ही खंडर में चले गए। वो सब भागते हुए अंदर आए, लेकिन अपने सामने का भयानक नज़ारा देखते ही उनके कदम वहीं रुक गए। वो सब हैरानी से सामने देखने लगे। सामने आयरा कलिका के बालों को पकड़े उसका सर उस गर्म पानी की बाल्टी में डुबाई जा रही थी। उस बाल्टी में अभी भी गर्म पानी था। पानी इतना था कि आराम से इंसान का चेहरा डूब जाए। आयरा ने कलिका का चेहरा बाल्टी से बाहर निकाला। उसका चेहरा सुर्ख लाल हो रखा था और कलिका को इस वक्त अपने चेहरे में बहुत तेज जलन हो रही थी, इतनी कि वो बुरी तरह अपने हाथ पैरों को पटक रही थी। आयरा गुस्से से अपनी बेहद ही ठंडी आवाज में बोली, तुम्हें क्या लगा था कि मेरी मॉम को किडनैप करके उन्हें हर्ट करके तुम सही सलामत खुशी से रह सकोगी? मेरी मॉम को हर्ट करके बहुत गलत किया तुमने। अब इसकी सज़ा तो तुम्हें झेलनी होगी। इसी के साथ आयरा ने गुस्से से कलिका का सर सीधे फ्लोर कर दे मारा। आह! कलिका के मुंह से जोरदार चीख निकल गई। उसके सर से खून बहने लगे और आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर कशिश की आंखों में पानी आ गया। वो चिल्लाते हुए बोली, मॉम! चिल्लाते हुए वो कलिका के पास आई और आयरा को उससे दूर करते हुए गुस्से से बोली, आयरा, दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मॉम को मारने की? कहते हुए कशिश ने गुस्से से आयरा को थप्पड़ मारना चाहा, लेकिन तभी आयरा ने एक हाथ से उसकी कलाई पकड़ ली और अगले ही पल उसके हाथ को झटके से मरोड़ दिया। आह! माँ! वो रोते हुए चीख पड़ी। उसकी आंखों से तेजी से आंसू बहने लगे। उसे अपने हाथ में इतना तेज दर्द हो रहा था जैसे वो टूट गया हो। आयरा गुस्से से कशिश का हाथ और भी ज्यादा मरोड़ते हुए बोली, बिल्कुल वैसे ही जैसी तेरी माँ की हिम्मत हुई मेरी मॉम की तरफ आंख उठाकर देखने की, उन्हें हर्ट करने की। इसी हाथ से थप्पड़ मारना चाहती थी ना तुम? लगता है दोनों माँ बेटी को मेरे ही हाथों से नर्क में जाना है। इसी के साथ आयरा ने कशिश का हाथ छोड़ा और उसे आगे की तरफ धक्का दे दिया। अगले ही पल कशिश मुंह के बल फ्लोर पर जा गिरी। उसके दांत सीधे फ्लोर पर लगकर अंदर की तरफ धंस गए। उसके मुंह से खून बहने लगे। वो इतनी ज्यादा दर्द में थी कि उसके मुंह से चीख भी नहीं निकल पा रही थी। नितेश जी, दादा, दादी, आशीष सब अपने सामने का नजारा देखकर अपनी जगह फ्रीज हो गए। उनमें से किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो आयरा के पास जाकर उसे रोक सके। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।